This conference will now be recorded. Okay, good. So AZ 900 Azure Fundamentals का है हमारा सेशन और हम डिस्क्राइब Azure Architecture and Services इस सेक्शन में हैं जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं और इसमें हमने वर्चुअल मशीन को कवर किया है। वर्चुअल मशीन आज फर्दर थोड़ा सा इसके ऑप्शंस और वर्चुअल मशीन स्किल सेट है, अवेलेबिलिटी सेट है और वर्चुअल मशीन डेस्कटॉप है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन्स को ही फर्दर हम इसको देखेंगे और टारगेट ये होगा सेशन जो है आज का ज़्यादातर प्रैक्टिकल होगा। स्टार्ट में थोड़ा सा हमने ये थ्योरी कवर करनी है और टारगेट ये है कि हम एक वेबसाइट लाइव करें। एक सिंपल सा कोई कोड ले लेंगे, उसमें डीबी है, उसमें कोड है और उस वेबसाइट को हम लाइव कर लेंगे। पिछले सेशन में हमने एक डोमेन रजिस्टर की थी, तो उसी डोमेन जो रजिस्टर की थी उसी के को लेके हम एक वेबसाइट लाइव करेंगे, उसको देख लेंगे। तो एक कैसी आपस में चीजें कनेक्ट हो रही हैं, तो उसका आपको एक बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा। सही। अच्छा, कंप्यूट ऑप्शंस या ये वर्चुअल मशीन्स हमने देखे थे। वर्चुअल मशीन्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म के ये सेट्स हैं। एंट्री लेवल जो है इसको कहते हैं और ज़्यादातर जो है ये लो कॉस्ट के वर्चुअल मशीन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जो आप प्राइसिंग देखते हैं तो उसमें ए वाला जो है आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पे आपको मिलेगा। सबसे बी भी इनफैक्ट वो उसके भी हैं, वो भी लोएस्ट हैं, ए भी लोएस्ट आपको प्राइस मिलेगी। बी ब्रस्टेबल है। ये लेट्स से आपकी कोई रिक्वायरमेंट ये हो कि एकदम से सीपीयू ज़्यादा आपको चाहिए हो, फिर घंटे बाद आपको कम चाहिए हो, तो उसके लिए वो ये रिकमेंड कर रहे हैं, एजूर की तरफ से रिकमेंडेड है। जनरल पर्पस, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द यूजर्स, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो हैं वो जनरल पर्पस ही डी में ही आएगी। डी के मुख्तलिफ वर्जन हैं। डी वर्जन 1 है, 2, 3, 4, 5 जो है लेटेस्ट 5 तक आ चुके हैं और उसमें फिर आप DV2 वर्जन 5, DV3 वर्जन 5, तो इस तरह के मुख्तलिफ उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। वो आपको मैं थोड़ी देर में उसका भी मैं शो करा देता हूँ। मोस्टली अगर आप कंफर्म नहीं है कि कौन सा करना है, एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जनरल पर्पस डी बेस्ट है। डी में बहुत ज्यादा ऑप्शन है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज जो है हमारे पास एफ है। इसमें लेट्स से आपकी कोई जिसमें ज्यादा आपको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए तो उसके लिए हैं। जी हैं मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड हैं, ई भी मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड हैं और एम है वो भी मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इनके वर्चुअल मशीन्स हैं। ये सारी वर्चुअल मशीन्स की हम बात कर रहे हैं कंप्यूट में। स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड है हमारे पास एल और फिर ग्राफिक इंटेंसिव जो है हमारे पास हैं एन सी, एन वी, एन सी वी टू, एन डी। ये ऑप्शंस हमारे पास जब हम यूज कोई वर्चुअल मशीन हमने शॉपिंग करनी है तो उसमें हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अच्छा, और ये एक और है सैप और हैना। उसके लिए जो है अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं जरा शेयर कर लेता हूँ कि एक है फॉल्ट डोमेन और एक है अपडेट डोमेन। तो इसका हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। इन द डाटा सेंटर द सर्वर्स आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फिजिकल एंड लॉजिकल ग्रुप्स। तो फॉल्ट डोमेन जो है, फॉल्ट वो फिजिकल से है, अपडेट जो है वो लॉजिकल है। तो फिजिकल ग्रुपिंग इज कॉल्ड फॉल्ट डोमेन और लॉजिकल ग्रुपिंग जो है वो अपडेट डोमेन से है। Each rack of servers with its own power supply and network switches. अब लेट्स से मैं अगर कहूँ कि मेरी एक वेबसाइट है, वो फॉल्ट डोमेन जो है उसको हाई अवेलेबिलिटी विद फॉल्ट डोमेन उसकी है, तो वो ये होगा कि मल्टीपल फॉल्ट डोमेन मैंने यूज किए। यूं समझ लें कि मैंने मल्टीपल रैक्स यूज किए। एक रैक है तो वो एक फॉल्ट डोमेन है, दूसरा रैक है तो दूसरा फॉल्ट डोमेन है। अब एक रैक में मसला आता है, उसकी पावर सप्लाई का मसला हो गया और लेट्स से उसके
कोई किसी केबल का मसला हो गया, उसके अंदर किसी स्विच का मसला हो गया, तो वो एक फॉल्ट डोमेन है मेरी। और दूसरा रैक अगर मेरा है तो वो सेकंड। तो बहुत बेहतर होता है कि आपने इस लिहाज से डिवाइड किए हों अगर हाई अवेलेबिलिटी आपने अचीव करनी है। अपडेट डोमेन ये है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अपडेट्स आते हैं सॉफ्टवेयर के स्पेशली, या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे भी, तो उसके लिए जो है एजूर ने फॉल्ट डोमेन रखे हुए हैं, सॉरी अपडेट डोमेन रखे हुए हैं। तो अपडेट डोमेन में ये होता है कि लेट्स से आपका एक 4-5 रैक्स हैं, उन 4-5 रैक्स एक जगह पे पड़े हुए हैं, 4-5 रैक दूसरे तरफ पड़े हुए हैं डाटा सेंटर में। तो एक जो है एक अपडेट डोमेन में आएगी, दूसरी दूसरे अपडेट डोमेन में आएगी। लेट्स से मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक जो एजूर फैब्रिक है, जो जिसमें ये इनका सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअल मशीन्स मैनेज कर रहा है, जो कि हार्डवेयर मैनेज कर रहा है, उसकी कोई सिक्योरिटी अपडेट आ गई, इन्होंने अर्जेंटली उसको डिप्लॉय करना है, तो वो एक अपडेट डोमेन जो है उसमें पहले अप्लाई करेंगे। उसमें लेट्स से अगर आपका वीएम जो है रीस्टार्ट हो रहा है, तो वो वीएम रीस्टार्ट होके आपका अप हो जाएगा। तो वो अप हो जाए तो उसके बाद वो दूसरे अपडेट डोमेन में इंस्टॉल करेंगे। और ताकि आपके अगर दो वर्चुअल मशीन्स हैं अलग अलग, आपने अपडेट डोमेन या वो अवेलेबिलिटी सेट को सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि अभी जाके हम देखेंगे, तो आपकी ये दोनों चीजें वो उसमें कवर हो जाती हैं। अपडेट डोमेन स्पेशली कवर हो जाता है, और अवेलेबिलिटी सेट में फॉल्ट डोमेन भी आपका कवर हो जाता है। अच्छा, अवेलेबिलिटी सेट का हम देख भी चुके हैं, प्रॉपर अब डिफाइन उसको कर रहे हैं कि लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ वीएम्स है, और ये हाई अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए है हमारा ऑप्शन। इसमें 99.95% एसएलए हमें मिलता है एजूर की तरफ से। तो ये अगर कंप्यूट किया जाए तो चंद घंटा बनेगा विद इन अ मंथ, 1 घंटा या 2 घंटे बनेंगे विद इन अ मंथ। नेट पे अवेलेबल होगा, इसका एग्जैक्ट टाइम वो हम देख सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी सेट को आज हम जो वर्चुअल मशीन बनाएंगे उसमें हम यूज करके हम वो भी कर लेंगे, चेक भी कर लेंगे। सही। अच्छा, ये एसएलएस हैं। सिंगल वर्चुअल मशीन जो है हमारी, उसकी एसएलए जो है वो 99.9% है। जो वर्चुअल मशीन अवेलेबिलिटी सेट्स हैं उसकी जो है 9.95 है। फिर अवेलेबिलिटी जोन्स के साथ जो सेटअप डिप्लॉय किया गया होता है, तो उसकी 99.99% है एसएलए। और फिर मल्टी रीजन डिजास्टर रिकवरी अगर किया गया है तो उसकी फिर फर्दर एसएलए फर्दर भी इसका 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि फर्दर हम 99.9% से भी ज्यादा है उसका। अच्छा, वो था अवेलेबिलिटी सेट, दैट्स डिफरेंट। अवेलेबिलिटी सेट ये डिफरेंट है, इसको हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं वो है स्केल सेट, वीएम स्केल सेट। तो उसका है कि वीएम स्केल सेट में वर्चुअल मशीन में तो आपके पास एक सिंगल वर्चुअल मशीन होती है। अवेलेबिलिटी सेट में आपके पास लेट्स से 3 तक वर्चुअल मशीन्स हैं, और वो आपस में आपने किस तरीके से कनेक्ट की हुई हैं और चीजें आपकी चल रही हैं। लेट्स से अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि जब लोड आए तो आपके वर्चुअल मशीन्स ऑटोमेटिकली ग्रो करें, ज्यादा हो जाएं, 1-2 अप टू 1000 सपोर्ट करता है एक सिंगल अवेलेबिलिटी सेट में, तो फिर उसके लिए स्केल सेट में, तो उसके लिए फिर स्केल सेट का ऑप्शन है हमारे पास। स्केल सेट में इलास्टिसिटी है, जो हमने पहले डिस्कस की थी, ऑटोमेटिकली ग्रो करने का ऑप्शन है उसके पास। मेरा बैटरी लो है, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। इनफैक्ट मैं बैटरी से पावर ऑन करता हूँ, मुझे 1 मिनट दे दें।
This conference will now be recorded. Okay, so VM scale set, we have elasticity here. Two or more virtual machines are required for it. And it supports up to 1000 virtual machines. Load balancer है इसमें हमारे पास. ऑटो स्केलिंग है इसमें हमारे पास, ऑटोमेटिकली स्केल अप और स्केल डाउन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है. और जो वर्चुअल मशीन स्केल सेट है उसकी तो कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो पीछे वर्चुअल मशीन यूज हो रहे हैं उसकी कॉस्ट है. जी सर. इसको प्रेजेंटेशन मोड में कर देंगे, अभी बिल्कुल छोटा आ रहा है हमारे पास प्रेजेंटेशन. सॉरी, मैंने स्क्रीन डिफरेंट सेलेक्ट की है. This conference will now be recorded. Okay, so VM scale set के different जो उसके फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, और हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस मैंने किया है कि वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन स्केल सेट. तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट में मिनिमम लर्निंग रिक्वायरमेंट है और एग्जिस्टिंग वर्चुअलाइजेशन प्रोज. अच्छा, रन मोस्ट विंडोज एंड लिनक्स, सारे लिनक्स और विंडोज के मुख्तलिफ जो भी लेटेस्ट हैं वो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं. ईजीएस्ट टारगेट फॉर माइग्रेटिंग टू द क्लाउड, वो जैसे मैंने मेंशन किया था कि लिफ्ट एंड शिफ्ट मॉडल है, तो वर्चुअल मशीन में इजीली आप जो अपने पास सिस्टम में यूज कर रहे हैं वही मॉडल आप वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय करके यूज कर सकते हैं. फ्लेक्सिबल इंस्टेंसेस हैं, आप वर्चुअल मशीन में एक वर्चुअल मशीन को स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, और एडवांस नेटवर्किंग एंड स्टोरेज कैपेबिलिटीज आपके पास होती हैं. अब वर्चुअल मशीन स्केल सेट में आपके पास वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी आ जाती है. तो आप जो है उसको फर्दर जो है उससे हाई अवेलेबिलिटी आप अपनी अचीव कर सकते हैं. ऑल ऑफ द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्चुअल मशीन की सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल हैं, प्लस इजाफी डिजाइन फॉर हाई वर्कलोड्स, ऑटोमेटिकल स्केल अप टू 1000 इंस्टेंसेस तक इसको आप स्केल अप कर सकते हैं. अच्छा,
ये वर्चुअल डेस्कटॉप का है, टॉपिक सिंपल सा है, इसके बारे में ज़्यादा हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो सिंपल सा मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं इसका मेंशन कर देता हूँ। लेट्स से आपकी एक वर्चुअल मशीन आपको चाहिए जो आपके ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए आपको चाहिए, तो उसमें फिर वर्चुअल मशीन एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप आप यूज कर सकते हैं। तो वर्चुअल डेस्कटॉप ये होगा कि जो भी आपके यूजर हैं, उन सेल्स वाले हैं, कोई मार्केटिंग के हैं, कोई डेवलपमेंट के हैं, एचआर है आपका, तो आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में मशीन्स ना हो, आपके सारे जो वर्क लोड है आपका, जो वर्क से रिलेटेड आपका एनवायरनमेंट है वो एज्योर में हो, क्लाउड में हो, तो यूजर्स आएंगे अपने वीपीएन को कनेक्ट करेंगे और वर्चुअल डेस्कटॉप जो है उसको आरडीपी करके अपना, वहां पे उनका ईमेल सेटअप है, वहां पे उनकी ऑफिस डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी शेयर्ड हैं, तो ये वर्चुअल डेस्कटॉप इस तरह का एक सेटअप है। अमेज़न में भी इस तरह के हैं ऑप्शंस, बाकियों में भी इस तरह के हैं ऑप्शंस, और वर्चुअल डेस्कटॉप वीडीआई भी इससे कहते हैं, मुख्तलिफ नाम इसके हैं। एज्योर में इसको एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप कहते हैं। काम करता है जस्ट लाइक वर्चुअल मशीन, लेकिन ये कि ये अवेलेबल नहीं होता ऑनलाइन, इसकी एक पब्लिक आईपी नहीं होती, ये प्राइवेट आईपी पे होता है और आप इसको आरडीपी करते हैं वाया वीपीएन। रिमोट डेस्कटॉप है और इसको लेट्स से स्केल कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। आपके यूजर हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, 1 महीने उन्होंने यूज किया, उसके बाद उनको स्लोनेस फील हो रही है, तो आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। अब यही चीज अगर वो ऑफिस में यूज कर रहे होते कोई लैपटॉप अपना, तो उसको आप स्केल अप करेंगे तो वो एक बहुत लंबा चौड़ा काम है, आपने उसकी परमिशन लेनी होगी, उसका बजट एलोकेट होगा, फिर लैपटॉप पसंद करेंगे, फिर लैपटॉप आएगा, तो मुख्तलिफ जो हमारे ऑफिस के दोस्त हैं उनको आइडिया होगा कि एक लैपटॉप परचेज करने के पीछे महीना भी लग जाता है, हफ्ते भी लग जाते हैं, तो वो फिर हो के आता है। तो लेट्स से अगर आपका क्लाउड में है तो आपने स्केल अप करना है, आप विद इन 30 मिनट्स जो है उसका वर्चुअल मशीन जो है अपग्रेड करके उसको बड़ा कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट लेट्स से बाद में स्केल डाउन करना है तो वो भी की जा सकती है। ये किया जा सकता है कॉस्ट बचाने के लिए कि शट डाउन आप कर सकते हैं या टर्न ऑन कर सकते हैं, शिफ्ट स्टार्ट हो तो टर्न ऑन हो जाए, शिफ्ट खत्म हो जाए तो उसके बाद शट डाउन हो जाए, ताकि ऑफिस टाइम के बाद वो सिस्टम को यूज ना कर सके। तो एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के मुख्तलिफ ये फीचर्स हैं। एज्योर सर साइट एक रिकवरी क्वेश्चन है का, सर। जी सर। सर वर्चुअल मशीन और वर्चुअल डेस्कटॉप सर बेसिकली तो दोनों सेम चीजें नहीं है क्या सर? वो बिल्कुल वर्चुअल मशीन भी तो एज अ डेस्कटॉप यूज हो सकता है सर? बिल्कुल ऐसे डेस्कटॉप यूज हो सकता है। वर्चुअल मशीन जो है आपका पब्लिक आईपी पे होता है, तो वो आपको अवेलेबल होता है कि आप दुनिया में कहीं से भी विदाउट किसी सिक्योरिटी आप उसको एक्सेस कर सकें। जो डेस्कटॉप है उसमें आप इस तरह से नहीं कर सकेंगे, आपको वीपीएन से ही कनेक्ट होकर उसको करना पड़ेगा। तो दोनों में फर्क ये है कि एक आप एज ए पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, जो वर्चुअल डेस्कटॉप है ओके सर। इसका जो यूज है तो वो आप पर्सनल कंप्यूटर है यूज। जो वर्चुअल मशीन है उसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपने पर्सनल मशीन यूज करना है, आपने उससे वेबसाइट लैब करनी है, आपने उस पे और कोई कंप्यूटेशनल करनी है, तो वो एक जनरल पर्पस है, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। एज्योर साइट रिकवरी का थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है इस कोर्स में इससे रिलेटेड। तो लेट्स से अगर आपका ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा माउस मूव नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे फिजिकल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिनक्स की वर्चुअल मशीन्स हैं, लिनक्स की मशीन्स हैं, फिजिकल मशीन्स हैं, विंडोज की फिजिकल मशीन्स हैं, तो आप उनको जो है एज इट इज जो है वो उठा के कनेक्ट कर सकते हैं एज्योर के साथ, और एज्योर में उसकी कॉपी बन जाएगी। तो उसमें एज्योर साइट रिकवरी का एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप ये सारा कर सकते हैं। अगर आपका हाइपर वी इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं जो कि विंडोज का वर्चुअल इन्वायरमेंट है, आपके पास अगर फिजिकल सर्वर है और इस फिजिकल सर्वर में आपने वर्चुअल मशीन्स मुख्तलिफ बनाए हुए हैं विंडोज 2019 पे, विंडोज 2022 पे, तो वो आप उसको भी एज्योर साइट रिकवरी से आप कर सकते हैं। और अगर आपका VMware का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको भी आप
सिर्फ सिंपली लॉगिन पासवर्ड देंगे आप, जो है एजूर खुद ही आपके लिए सारा का सारा एक इमेज बना के कॉपी करके एजूर में वहां पे आपका सेटअप ये बना देगा। और जब भी लेट्स से आप जरूरत हो तो आप फिजिकल या हाइपर वी जो है उसको, जो आपका ऑन प्रेमिसेस है उसको खत्म करके जो दूसरा वाला है वो यूज करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब हम लैब की तरफ जाते हैं और लैब में हमने जो पिछले सेशन में डीएनएस को कवर किया था उसको फर्दर यूज करेंगे, वर्चुअल मशीन को करेंगे। वर्चुअल मशीन में वर्डप्रेस एक सिंपल सा कोड है, उसको डिप्लॉय करके उससे एक वेबसाइट लाइव करेंगे। सेकंड जो है लैब में हम कोशिश करेंगे कि वर्चुअल मशीन स्केल सेट जो है उसको एक्सप्लोर किया जाए और उसको यूज करके हम उसको देखें। उसमें कोई वेबसाइट हम होस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कि जनरली उसको देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। तो मैं जाता हूं अपने ब्राउजर की तरफ और सही यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट रिसोर्स कर लेते हैं और मैं आपको रिसोर्स ग्रुप्स में पहले से हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया था, ये patcherlucky.com। सिप्तैन हमारे पास हैं, वो इसके ओनर हैं और ये एक डीएनएस जोन हमने इसका बनाया था इसमें। तो ये अब हम हैं रिसोर्स ग्रुप्स में। रिसोर्स ग्रुप में हम चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो रिसोर्स ग्रुप में मेरे पास सिर्फ फिलहाल डीएनएस है। मैं ऐसे करता हूं कि यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, जो मेन सेक्शन था वहां से भी कर सकता हूँ। मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इसी रिसोर्स ग्रुप में फर्दर हम रिसोर्सेज ऐड करने जा रहे हैं। ये ऐसा है कि आपका एक एक रैक मिला हुआ है आपको, एक ऑफिस में एक कमरा मिला हुआ है, उस कमरे में पहले आपने एक डीएनएस सर्वर रखा, अभी हम एक और सर्वर उसमें रखने जा रहे हैं और आईपीज और नेटवर्क की केबल्स हमने वहां पे लाके हमने एक ये उस कमरे में कुछ वर्चुअल मशीन्स हम रख के और चीजें आप कर रहे हैं। मैं क्रिएट कर रहा हूं, मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं कि मैं वर्चुअल मशीन को ही कर लूं। कंप्यूट में जाऊं और विंडोज सर्वर है या लिनक्स सर्वर है उसको सेलेक्ट कर लूं, या मैं ये भी कर सकता हूं कि प्री इंस्टॉल्ड चीजें मेरे पास अगर मिल जाएं तो मुझे जरा आसानी हो जाएगी। मुझे अपाची, माइस्क्यूएल, पीएचपी और फिर इसमें वर्डप्रेस में डाउनलोड करूं और फिर उसको रन करूं, तो वो चीजें मेरे लिए जरा इजी हो जाएंगी। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, यहाँ पे सर्च कर लेता हूं वर्डप्रेस। मेरे पास ये वर्डप्रेस का एक ऑप्शन है, ये नाइल्स पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से एक ये वर्डप्रेस का सोल्यूशन है। मैं वर्चुअल मशीन में इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ, यहाँ पे मेंशन है वर्चुअल मशीन का है ये। इसी तरह औरों के भी अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वर्डप्रेस के ये सारे, और ये पेज अप टू 6 पेजेस हैं। अच्छा, मैं क्लिक करता हूँ वर्डप्रेस पे और यहाँ पे ब्रीफली उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है वर्डप्रेस के बारे में। मैं यहाँ पे इसके मुतालिक फर्दर ज़रा देख लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, ये इनकी कोई वेबसाइट है, वहाँ पे इसकी चीज़ें मेंशन हैं। मैं sure.
सर मैं ये पहले यूज़ कर चुका हूँ, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं लेके आता हूँ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसके डिप्लॉयमेंट की तरफ जाता हूँ, फिर देखते हैं खैर इसको। अच्छा, मेरे पास ये है ऑप्शन, यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप इसका कर लेता हूँ, ये कर लेते हैं वर्डप्रेस, नहीं, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप हो गया जिसमें मैंने बनाना है इसको, वर्चुअल मशीन को। सही है, इस वर्चुअल मशीन का नाम हम दे देते हैं patcherlucky.com VM कर लेते हैं। ये वर्चुअल मशीन है patcherlucky.com, लोकेशन हमने इसको कोई देनी है तो अपनी करीब करीब को दे देते हैं। इसको दे देते हैं यूएई की, मिडल ईस्ट यूएई कर लेते हैं। अच्छा, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसमें ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है और साइज इसका मेरे पास जो अवेलेबल है वो डी का ही है, और मेरे पास एक ये बी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये ज़रा ये $175 है, ये है 4 CPU 16 GB रैम। मेरे पास ये वाला ज़रा सस्ता है, मैं ये वाला ट्राई कर लेता हूँ। 1 GB रैम और अच्छा, मैं पासवर्ड दे देता हूँ इस सर्वर को। इसका मैं कर लेता हूँ पासवर्ड कोड मूवमेंट, और पासवर्ड इसका जनरली हम रख लेते हैं @123 @TASSWRD123। हमने ये टेस्टिंग का इसका पासवर्ड रख दिया है, ये हम बाद में वैसे भी हमने डिलीट ही करना है। मैं डिस्क की तरफ जाता हूँ, डिस्क में मैंने कोई चेंजेस नहीं करनी, नेटवर्किंग में कोई मैंने चेंजेस नहीं करनी, ऑटोमेटिकली उसने एक वर्चुअल मशीन का नेटवर्क उठा लिया है। अगर नहीं उठाया या आपको लास्ट में कोई एरर आता है तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये एक वर्चुअल मशीन है, इसको आगे जाके हम फर्दर कवर भी करेंगे। मोस्टली डिफ़ॉल्ट के साथ ही मैं इसको आगे जाने दे रहा हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट, और ये मेरे लिए वर्डप्रेस का क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा।
अच्छा, ये मेरे लिए रिसोर्सेज बना रहा है, क्या कर रहा है कि वर्चुअल नेटवर्क बना लिया, पब्लिक आईपी इसको असाइन कर दी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो कि एक फायरवॉल की तरह काम करता है वो इसको असाइन कर लिया, नेटवर्क इंटरफेस उसको असाइन कर दिया जिसको हम नेटवर्क कार्ड कहते हैं, और एक वर्चुअल मशीन जो था वो उसको जो जो उसके वर्चुअल मशीन की चीज़ें थी वो उसको असाइन कर दी। ये मेरे लिए रेडी हो गया, मैं जाता हूँ देखता हूँ ये जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई है, तो इसको मैं पिन कर देता हूँ। अच्छा, डैशबोर्ड अपने नहीं बनाई, डैशबोर्ड बाद में करेंगे। अच्छा, ये रेडी हो गया मेरा वर्चुअल मशीन। मैं इसको आईपी जो है इसकी मैं ब्राउज करने की कोशिश कर लेता हूँ। ये नाइल्स की वेबसाइट में मैं इसलिए गया था कि यहाँ पे वो जो अबाउट पे क्लिक करते हैं तो आगे आपको जो उस वर्चुअल मशीन है उसकी मुख्तलिफ हेल्प मिल जाती है। तो वो मेरे ख्याल में इनकी वेबसाइट या कल परसों कोई चेंजेस हुई होंगी तो वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन दैट्स फाइन। मैंने हमारा वर्डप्रेस रेडी है, अगर आप देखें तो मैंने इस आईपी को ब्राउज किया है और ये मेरा वर्डप्रेस आ गया। ये इंटरफेस देखा होगा आपने वर्डप्रेस का। मैं जाता हूँ अब डेटाबेस वगैरह उसके सेक्शन में, तो डेटाबेस मैंने करनी है, मुझे इसका ऑलरेडी याद है नाम इसके, तो मैं कर लेता हूँ रूट। और ये जो लॉगिन पासवर्ड हैं ये इस वर्चुअल मशीन में नाइल्स की तरफ से ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस मेरे लिए क्रिएट कर दी गई है और उनकी तरफ से मैंने ये इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, मैं वो पुट कर रहा हूँ। तो लेट्स से आप कोई टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो उस टेम्पलेट का आपके पास इंफॉर्मेशन ये थोड़ा बहुत कुछ चाहिए होगा। ये उसका पासवर्ड है। ये अगर आपको आइडिया नहीं वर्डप्रेस का, तो वर्डप्रेस के लिए माइस्क्यूएल की डेटाबेस चाहिए ताकि वो अपना कंटेंट वहां पे स्टोर कर सके, वर्डप्रेस की चीजें वहां पे से लाइव कर सके। तो उसका ये डेटाबेस जो है ये ऑलरेडी माइस्क्यूएल में क्रिएटेड है। मैं यहाँ पे सिर्फ उसको मेंशन कर रहा हूँ ताकि वर्डप्रेस का कोड मेरा उसके साथ कनेक्ट होके वो आगे कर सके। वो उसने उठा लिया और ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट एंड मतलब इंस्टॉलेशन के लिए अब हम रेडी हैं। मैं रन कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे अब मुझसे साइट का नाम पूछ रहा है और यूजर नेम है, पासवर्ड है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो साइट का नाम हमारे पास है, ये क्या है जी, कोई मुझे बता दे। patcher.com सही लिखा है मैंने, patcherlucky.com। यूजर नेम कर लेते हैं एडमिन। अच्छा, ये वर्डप्रेस के एडमिन का पासवर्ड है। पासवर्ड में हम सिंपल वही रख लेते हैं 1 2 3। ये आप बाद में कनेक्ट करना चाहें तो यूज करें इसको। कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, दैट्स फाइन। ईमेल इसमें सिप्तान क्या ईमेल है आपका, आपका यूज कर लूं? ये चलें, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा आपका पर्सनल ईमेल, तो इज दैट ओके? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका यूज कर देता हूँ ईमेल, अगर नहीं तो मैं इसमें कोई और यूज कर लेता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, लेट्स से मेरा asad2@facebook.com मेरा ईमेल है, वैसी टेस्टिंग के लिए मैं वो यूज कर लेता हूँ। सर्च इंजन विजिबिलिटी, मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जो है विजिबल हो, तो उसके लिए है। अब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो इस पे मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल जो है वो स्टार्ट हो गया। अब मैंने विदाउट कोडिंग मेरी सारी चीज़ें हो रही हैं और आई होप मुझे कोई चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा ख्याल है। मैं ये सेव कर लेता हूँ। अच्छा, ये आ गया एडमिन और इसका पासवर्ड होगा यही वाला, तो मैं इसको, हाँ जी, वर्डप्रेस जी हमारे पास रेडी हो गया है और हमारी फर्स्ट वेबसाइट जो है बहुत इजीली हमने ये एक रेडी कर ली है। लेकिन हम ये आईपी से ब्राउज कर रहे हैं। आईपी से ब्राउज करना बहुत बुरा लगता है। मैं किसी क्लाइंट को कहूँ कि यार मेरी आपकी वेबसाइट है, मैं बना रहा हूँ, तो और उसको मैं ये भेजूँ तो वो कहेगा कि यार ये तो आईपी से आप करेंगे, हम ऑलरेडी डोमेन परचेज कर चुके हैं, आप डोमेन के साथ क्यों नहीं कर रहे? तो मैं इसके साथ अब डोमेन अटैच कर रहा हूँ।
मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं जाता हूँ होम पे, वहाँ पे इस रिसोर्स ग्रुप पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अगर देखूँ मेरे पास ये इसका पैचर लकी का था, और यहाँ पे मेरे पास वो डीएनएस की जोन फाइल ये है। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट डीएनएस में लिखूँ तो मेरे पास डीएनएस आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से जाता हूँ। चलिए डायरेक्ट पैचर लकी का डीएनएस जोन हम कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डीएनएस को बता रहे हैं कि यार पैचर लकी का जो है आप इस आईपी पे ना जाएं, ये आईपी जो है हमारी नहीं है, हमारी नई आईपी दूसरी है, उधर जाना है आपने। तो मैं यहीं पे इसको एडिट कर लूंगा। इसमें एडिट का ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा, एडिट का नहीं है, मैं डिलीट कर लेता हूँ ये और दोबारा मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैं ये वाला रिकॉर्ड मैंने एडिट कर दिया। अगर आपको आइडिया हो रहा हो तो @ का रिकॉर्ड है, टाइप इसका ए है, टीटीएल इसका 3600 है, दैट्स फाइन। वैल्यू इसकी हमारा एक आईपी है जो कि डेमो आईपी था। मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ और मैं नया रिकॉर्ड बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता क्योंकि मेन वेबसाइट का मैं कर रहा हूँ, और आईपी इसकी हमारे पास है आईपी, हाँ यही आईपी है हमारे पास उस सर्वर की, और वो मैंने ऐड कर दी। सही, मेरे पास लेट्स से एक और रिकॉर्ड अगर मैं ऐड करना चाहूँ, और ये वीएम पैचर लकी आईपी जो चलें इसका मैं अभी शेयर नहीं करता, अभी लेट्स से कंफ्यूज नहीं करते चीजें। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने @ के साथ ये आईपी लगा दी। इनफैक्ट मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और आईपी जो है इसके साथ ऐड कर दी। रिकॉर्ड टाइप है हमारा ए। पिछले सेशन में हम ए, सीनेम, एमएक्स ये 3 रिकॉर्ड डिस्कस कर चुके हैं। तो ए रिकॉर्ड मैंने आईपी दी और कनेक्ट कर दी। अब होगा क्या कि जब मैं ये वेबसाइट ब्राउज करूंगा, @ का मतलब है ये वेबसाइट, तो ये वेबसाइट इस आईपी पे जाएगी। मैं ऐसे कर लेता हूं कि पहले NSLOOKUP से कर लेता हूं या पिंग कर लेता हूं। आपको पिंग का इजीली आप उसके साथ फेमिलियर होते हैं। मैं पिंग कर लेता हूं, पिंग, और इसमें मैं PATCHER lucky.com, तो मेरे पास आईपी अगर है इसकी तो वो आ जाएगी PATCHER lucky.com। अच्छा, मेरे पास आ गई आईपी। आईपी मेरी पिंग हो रही है। वो रिक्वेस्ट टाइम आउट इसलिए देगा कि पिंग का वहां पे हमने डिसेबल किया हुआ है। फायरवॉल जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया था तो उसमें डिसेबल था। इनफैक्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जब बना रहे थे तो हमने देखा भी नहीं है कि कौन सी पोर्ट्स इनेबल्ड है। वो वहां पे देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि पोर्ट अपाची की और बाकी कुछ आपके पास पोर्ट जो चाहिए तो वो आप इनेबल कर सकते हैं। मैं एक दूसरा भी कमांड ट्राई कर लेता हूँ, NSLOOKUP PCHER lucky.com। अच्छा, लकी मेरे पास जो है अपडेटेड आईपी आ रही है, जो मैंने अभी डीएनएस में ऐड की वही मेरे पास अपडेटेड आ रही है। तो मैं अगर इस वेबसाइट को लाइव करूंगा, ब्राउज करूंगा, तो ये मेरे पास उम्मीद है कि ब्राउज हो जाएगी। मैं आईपी के बजाय मैं ब्राउज करता हूँ PATCHER lucky.com। तो ये मेरे पास ही अब पैचर lucky.com जो है वो मेरे पास आ रही है, और हम इसको क्लाइंट को हमने दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं। यहाँ तक समझ आई है? फर्दर मैं इसको अब फिर थोड़ा सा चीजें डिस्कस करते हैं, बैकएंड पे क्या हो रहा है, क्या चीजें, फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो मुझे बता सकते हैं। सिप्तान समझ आई है? हेलो, मेरी आवाज आ रही होगी आई होप। जी जी सर, ये आवाज आ आवाज रही आ है। रही है, ड्रॉप ऑफ हो गई। जबरदस्त।
अच्छा, किसी को यहाँ तक समझ ना आई हो तो मोस्ट वेलकम। हमने क्या किया है, हम डीएनएस के साथ अपाची को कनेक्ट किया है और वो सिंपल वहां पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो मैं एज्योर में ये सारी चीजें कर रहा हूँ, मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मैंने किस डीएनएस सर्वर में इसकी एंट्री करनी है, ये patcherlucky.com। मैं अगर यहाँ पे कोई और डीएनएस में जाऊं, मैं यहाँ पे कोई दूसरा क्रिएट कर लूं जोन, और ये पैचर लकी में ही मैं करा देता हूँ। नेम मैं दूसरा बना लेता हूँ, लेट्स से asadkhan.com। मैंने ये बना लिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये यहाँ से लाइव होगी। और तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने asadkhan.com के डीएनएस के ए रिकॉर्ड कहाँ पे ऐड करना है? चॉकलेट का क्वेश्चन है। इमरान हल के अलावा कोई भी मुझे बता दे, इमरान को पता होगा मेरा ख्याल है। आखिर में इमरान से पूछेंगे। क्वेश्चन ये है, लेट्स से एग्जांपल हम ले रहे हैं, asadkhan.com मेरी वेबसाइट है, उसको मैंने लाइव करना है, और मेरे पास जो आईपी है वो इसी ये पैचर लकी वाली आईपी मेरे पास है, यही आईपी मैं कर लेता हूँ। इसको लाइव करना है इस आईपी से। तो asadkhan.com जो है मेरा रिलेटेड है डीएनएस से, ये आईपी रिलेटेड है मेरी वेब सर्वर से, अपाची से। अब मैं कहां पे इसका हमने ऐड करना होगा, डीएनएस है तो डीएनएस का डीएनएस ए रिकॉर्ड हमने ऐड करना है, ताकि वो पॉइंट करे इस आईपी को। वो जो तो हमने कोई डोमेन भी लिया था एनीवन जहाँ मुझे से बता तेज सकते होस्ट, जी। जो हमारा जहाँ से हमने डोमेन बाय किया था, मतलब जो वहाँ पे भी हमें एंट्री एक देनी पड़ेगी इसके लिए, जो हमें पब्लिक आईपी मिली है, जो तेज होस्ट से हमने अब बाय की थी। अब असल में असद खान जो है मैं हूं, मैं मुझे याद नहीं कि मैंने ये डोमेन कहां से परचेज किए। तो लेट्स से मैंने तेज होस्ट से परचेज नहीं की, अब क्या करेंगे? सर हम इसका नेम सर्वर फाइंड करेंगे। हाँ जी, कैसे करेंगे? यार ये बंदा चॉकलेट जो है आतिफ की तरफ से। जी सर आते हैं। सही, गुड आतिफ। अच्छा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे इसका नेम सर्वर, इसके नेम सर्वर फाइंड करेंगे? आई थिंक एनएस लुकअप कमांड से कर सकते हैं या एनएस लुकअप ऑनलाइन से भी कर सर्च सकता हूँ करेंगे। मैं एनएस लुकअप कर लेता हूँ, माइनस एनएस है आई गेस इज इक्वल टू सेट टाइप इज इक्वल टू एनएस। मैं इस तरह से जरा आड़ गई हूँ, वैसे आप जो पिछला लेक्चर है उसमें एनएस करने का कैसे वहां पे मेंशन किया हुआ है, तो वो जरा फर्दर इजी है, लेकिन हम ये कर लेते हैं। अब मैं कर लेता हूँ asadkhan.com। मैं क्या कर रहा हूँ कि असद खान के नेम सर्वर्स फाइंड कर रहा हूँ। तो असद खान के नेम सर्वर्स ये हैं, ns1.digitalocean.com, ns2.digitalocean.com, ns3.digitalocean.com, ये 3 नेम सर्वर्स हैं उसके, और कुछ IPv4 के, कुछ IPv6 के। तो मैं यहाँ पे जाके असद खान के लिए मैं एंट्री सेट करूंगा। मैं अगर एज्योर में करूंगा, एज्योर में मैंने ये बनाया हुआ एक क्रिएट मैंने कर दिया, क्रिएट नहीं हुआ, चलिए क्रिएट कर देते हैं, अभी क्विकली क्रिएट हो जाएगा। तो मैं किसी का भी डीएनएस जोन क्रिएट कर दूं, उससे वो डोमेन तो मेरी नहीं हो जाएगी। ये अभी 1 सेकंड में क्रिएट हो जाएगा, इसको फिर हम देखते हैं। गो टू रिसोर्स, ये हो गई डिप्लॉय, ये मेरा है डीएनएस जोन है, यहाँ से मुझे शो हो रहा है ये डीएनएस जोन है, कोई वर्चुअल मशीन नहीं है। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ, जैसे उसका हमने किया उसी तरह का हम इसका ऐड कर लेते हैं। एक रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड है डिफॉल्ट, एलियस रिकॉर्ड हम इस तरह कोई भी चीजें नहीं कर रहे, डिफॉल्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ वो वाली आईपी, और मैं ओके कर लेता हूँ। तो मेरा @ जो मेरी मेन वेबसाइट है वो इस आईपी को पॉइंट कर रही है।
तो मैं जैसे पिछले मैंने पिंग किया, एनएस लुकअप किया apache-lucky.com को, तो मेरे पास ये आईपी आ गई थी। अब मैंने दोबारा एजूर में असद खान का मैंने ऐड किया है, और मैं अगर एग्जिट करूं, पिंग करूं असद खान.com, तो ये किसी और आईपी को पॉइंट कर रही है। तो अब आई होप मैं आपको तंग नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्यों आईपी, ये दूसरी क्यों आई, कोई और मुझे बता सकता है? बिलाल, रजा, कमरान, सिप्तैन, सर एक तो डोमेन आपने शहबाज। जो क्रिएट डीएनएस जोन क्रिएट की है उसमें khann.com है, एक तो वो चीज़ है। हाँ, दूसरा asadkhan.com आपने रजिस्ट्रार से प्रॉब्ली रजिस्टर नहीं की। जी असद लगा खान, मैंने अगर हम बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम क्लाइंट के लिए, मैं हूं क्लाइंट, मुझे इतना आइडिया नहीं है। असद खान डॉट कॉम जो है, मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने कहाँ से परचेज किया है। तो परचेज किससे किया है, एक ये पता करना है हमने। दूसरा इसके नेम सर्वर्स पता करना है। नेम सर्वर जो है हमें आतिफ ने बता भी दिया है। जिसके लिए तो MX टूल बॉक्स भी यूज करते हैं ना। MX टूल बॉक्स यूज कर सकते हैं, सही है। तो ये असद खान का हमने ये रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसकी कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि फिर हम इसका ये आईपी ऐड कर सकें। तो असद खान का एक है whois.com, हम देख लेते हैं, वो जरा इजी है। whois.com में गया, मैं यहाँ पे नहीं सर्च करूंगा asadkhan.com, मैं सर्च करूंगा यहाँ पे ऊपर हुइस, सर्च में नहीं, हुइस में। मैं हुइस देख रहा हूँ इसका, ये है asadkhan.com। मैं हुइस इसका देखता हूँ, तो हुइस में मुझे दिखा रहा है कि असद खान नेम चीप से परचेज किए असद ने, और 2000 में रजिस्टर किए, 2000 में, आज से 13 साल पहले, और अभी तक वो उसको यूज कर रहा है। और उसको होस्ट किया असद खान ने डिजिटल ओशन के कोई नेम सर्वर यूज किए। होस्टिंग शायद डिजिटल ओशन पे की हो, शायद ना की हो। अब मैं होस्टिंग कैसे पता करूं कि होस्टिंग कहाँ पे की है? लेट्स से मैंने अब होस्टिंग का पता करना है। ऑलरेडी मैं असद कहूँ कि यार आपने ऑलरेडी इस डोमेन को परचेज भी किया हुआ है, इस डोमेन के डीएनएस भी सेटअप है, इस डोमेन का वेब सर्वर भी है, आप क्यों एज्योर पे दोबारा इसको परचेज करना चाह रहे हैं? आपको जरूरत ही नहीं है एज्योर को परचेज करना, आप ऑलरेडी उसका वेबसाइट आपके पास आपकी लाइव है। मैं जाता हूँ asadkhan.com पे, तो ये असद खान की वेबसाइट आ गई, और ये मेरी पिक्चर्स हैं। मैं जब छोटा था तो मैं इस तरह से था, तो रिजेम्बलेंस है मेरी और इसकी। छोटे होते ज्यादा खूबसूरत है। सॉरी छोटे होते ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा यार, ये मैं नहीं हूँ यार, क्यों यार आप परेशान हो जाते हैं? मैं नहीं हूँ, ये किसी और असद खान की साइट है। अच्छा, और इस असद खान जो है वो चाह रहा है कि यार मुझे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स नहीं है, वो मैंने ऐड करनी है। अब मैं उसे कहूँ कि यार मुझे तो पता ही नहीं है, आप एज्योर से होस्टिंग ना लें, आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैं कैसे चेंज करूँ? आपने चेंज करना है, कैसे चेंज करें? तो कैसे असद खान की कैसे हेल्प करेंगे हम? कोई मुझे बता सकता है? आईपी कैसे फाइंड करूंगा इसका, या होस्टिंग कैसे फाइंड करूंगा इसका? मैं एक है वेबसाइट MX टूल बॉक्स का हमने देखा था, तो मैं सर मैं बहुत बता सकता हूँ? रेगुलरली जी जी जी, कौन है ये? आतिफ है? आतिफ आतिफ तो जी। बता ही देंगे। जी जी। सर एनएस लुकअप से हम इसका आईपी फाइंड कर सकते हैं कि क्या बिल्कुल। इसका किस आईपी पे ये रिजॉल्व हो रही है, और हम आईपी मैं लोकेशन डॉट नेट से एनएस, हम चेक कर सकते हैं कि ये आईपी किस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। एग्जैक्टली। अब आतिफ ने मुझे बताया कि एनएस लुकअप करूंगा asadkhan.com को, या पिंग करूंगा असद खान को, पिंग हमने कर दिया असद खान को, उसकी आईपी ये आ रही है या ये आ रही है। ये वाली आईपी मैं लूंगा, मैं जाता हूँ iplocation.net, और इनको मैं कहता हूँ यार ये आईपी कहाँ पे है, इसका होस्टिंग मैंने, या कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए।
तो ये मुझे बता रहा है कि ये डिजिटल ओशन पे ही होस्टेड है। डिजिटल ओशन कहाँ पे है? ये है डिजिटल ओशन। मैं उसको कहूंगा कि आपने डिजिटल ओशन से का अकाउंट होगा आपका, वो मुझे शेयर करें, वहां पे जाके मैं आपका फिर ये पिक्चर जो है आपकी मैं अपडेट कर सकता हूँ। सही है, आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। मैंने क्या किया कि असद खान का परचेज कहाँ से किया है ये आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, तो इससे मैं क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ। और ये परचेज की गई है फ्रॉम नेम चीप, और इसके नेम सर्वर्स हैं डिजिटल ओशन की, और इसका आईपी और इसकी होस्टिंग जो है, होस्टिंग हम अगर कर लें या इसका सर्वर अगर आप कर लें तो वो भी डिजिटल ओशन का ही है। सही, तो आई होप ये चीजें इजीली क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं है तो मोस्ट वेलकम, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, मुझे बता दे, मैं दोबारा कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं यहाँ से चेक कर रहा था, तो यहाँ से भी चेक किया जा सकता है। मैं MX टूलबॉक्स जो है एक अच्छी वेबसाइट है, मुझे पसंद है। मैं MX लुकअप की बजाय इसका मैं कर लेता हूँ DNS लुकअप। मैं ये कर लेता हूँ, तो मुझे इसके आईपी आ गई, उसमें डिजिटल ओशन आ गया। मैं इस तरह नीचे ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इसके मुझे नेम सर्वर्स आ गए। तो ये DNS लुकअप मैंने किया है, MX लुकअप डिफॉल्ट करके फिर उसको मैंने चेंज करके DNS लुकअप किया है, और उसमें मेरे पास चीज़ें ये आ रही हैं जो कि मेरे लिए हेल्पफुल है। आईपी एड्रेस से होस्टिंग भी आ गई। मैं इसको बंद कर देता हूँ और फर्दर आपको कंफ्यूज किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। हम पैचर लकी के जो है उसको कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आ गया। वर्डप्रेस में आपने देखा होगा वर्डप्रेस का इंटरफेस। मैंने अब ये करना है कि लेट्स से इसकी कुछ फाइल्स हैं वो मैंने मैन्युअली मॉडिफाई करनी है, या इसका जो फाइल्स हैं वो देखनी है, इसका WP कॉन्फ़िग देखना है, उसमें चेंजेस करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी मेरा SSH का क्लाइंट है, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं SSH करूंगा इसको कोड मूवमेंट एट patcherlucky.com। अब patcherlucky.com भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, IP भी मैं लिख सकता हूँ। patcherlucky मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसके DNS लेवल जो है, DNS का सेक्शन जो है, DNS के रिकॉर्ड जो है पूरी दुनिया को बता दिए। तो मैं अगर इस अपने पीसी को, अपने जो भी ये मेरा टूल है, इसको मैं patcherlucky.com लिख दूंगा तो भी मुझे ये ले जाएगा और मुझे कनेक्ट करा देगा। तो मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, वो मुझे ये इसकी की है, पब्लिक की, वो शेयर कर रहा है ताकि कम्युनिकेशन हमारी सिक्योर रहे। @password 123। आप ये खुद भी करना चाहें तो अपने पास कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट करना चाहे तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्ट हो गया मेरा। मैं अगर दूसरे तरीके से चेक करूं, लेट्स से मैंने लाइव नहीं किया हुआ, SSH कोड मूवमेंट एट IP इसकी क्या थी, ये है ऊपर है बल्कि, तो ये 20.46.194.181। मैं इसको करता हूं तो भी सेम रिजल्ट होगा, वही की है मैंने ऐड की, वही पासवर्ड मैं ऐड करता हूं और मैं कनेक्ट हो जाता हूं। ये मेरा कोड मूवमेंट का यूजर है, और एक इसका नाम जो मैंने दिया था VM दिया था। इसका होस्ट नेम अगर मैं देखूं तो इसका VM आ रहा है। अच्छा, मैं ये टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ आपको नजर आए। अच्छा, मैं जाता हूँ अब डिफॉल्ट इसका स्ट्रक्चर जो है मुझे पता है, var www
और HTML में है। इसके फाइल्स यहाँ पे देखता हूँ तो मैं इसके वर्डप्रेस की फाइल्स मुझे नज़र आ रही हैं। ये सारी मैंने नहीं की, खुद से सिस्टम ने मुझे कर दी थी। मैं अगर मैनुअली कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके वर्डप्रेस चला सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई फाइल मैंने एडिट करनी है, मैं देख लेता हूँ इसकी WP config को। ये इसका कोड आ गया और DB का सेक्शन है, DB में लॉगिन पासवर्ड दिया है। जो .NET वाले हैं तो वो वेब कॉन्फ़िग यूज कर रहे होते हैं, उसमें डिफाइन कर रहे होते हैं DB का, या जो भी सेटअप किया हुआ है उसमें आपने DB के सेक्शन दिए हैं। बाकी मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हो रही हैं इसकी, और वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। मैं डिबगिंग इनेबल करना है या और चीज़ें करनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं लेट्स से अपाची कॉन्फ़िगरेशन देना चाहूँ तो etc अपाची 2, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ apache.conf को, तो ये मेरी अपाची की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। मैं साइट्स हाँ, ये नहीं इसमें बल्कि कुछ भी नहीं है। मैं इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आपका सिर्फ मैं ये सिस्टम को कनेक्ट करके चीज़ें कुछ देख रहा था। मैं इसका IP अगर चेक करूँ तो if config है, ये मुझे IP आ गया। ये लिनक्स ने खुद से उसको एक लोकल IP असाइन की हुई है और उसको राउटिंग करके हमें पब्लिक IP, बाहर से हम पब्लिक IP ये वाली यूज़ कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। मैं इसका डिस्क स्पेस यूज चेक करूँ तो डिस्क स्पेस में मेरा आ गया 9% यूज है, जिसमें लिनक्स है और बाकी चीज़ें हैं। मैं फर्दर लिनक्स का मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हम अपीयरेंस है, थीम है, कुछ भी करना चाहें तो एडमिन सेक्शन है, मैं यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैं मेरी उसी तरह से चीज़ें चलेंगी। मैं पैचर लकी का क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे ये दूसरा मैंने थीम उसका एक्टिवेट कर दिया, तो ये दूसरा थीम उसका एक्टिवेट हो गया। तो बहुत इजी है। मैंने एक वेबसाइट जो है वो लाइव कर दी। मैं ये असद खान को मैं रिमूव कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा Select अच्छा, two N's. डबल एन, एक ये भी गलती की है मैंने। अच्छा, जो कि है हमें चाहिए तो नहीं। अच्छा, ये मैंने डिलीट कर दी। अब मैं आता हूँ वापस होम में और मैं DNS जोन दोबारा देख लेता हूँ। मेरे पास ये असद खान रिमूव हो जाना चाहिए। अच्छा, ये रिमूव हो चुका है। अच्छा, एज़्योर में ये है कि बाकी भी क्लाउड प्रोवाइडर्स कि लेट्स से आप कोई चीज़ रिमूव करते हैं तो वो शायद थोड़ा सा टाइम ले अपडेट होने में, स्टैट्स हैं या चीज़ें हैं। तो अब ये रिमूव हो चुका है, दैट्स फाइन। ये थोड़ी देर में यहाँ से हट जाएगा, हम करेंगे। अच्छा, इसमें एज़्योर वर्चुअल मशीन्स में हम देख लेते हैं। मेरे पास ये वाली वर्चुअल मशीन मैंने बनाई थी और इस वर्चुअल मशीन के मैंने मॉनिटरिंग देखनी है कैसे हो रही है, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसमें बाकी चीज़ें हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। मैं VM स्केल सेट की तरफ चला जाता हूँ। नेटवर्किंग का हम थोड़ा सा बल्कि देख लेते हैं। यहाँ पे पोर्ट 22 अलाउड है, 80 अलाउड है और MySQL की भी अलाउड है। अब MySQL ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं MySQL भी यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ इसका, तो ये तो ज़रा डेंजरस है। लेट्स से मेरे पास ये एक दूसरा कुछ सर्वर है और मैं कर रहा हूँ, बल्कि वहाँ पे MySQL
जो है सिर्फ लोकल उसके लिए कॉन्फ़िगर्ड होगा, वो उस तरफ हम नहीं जाते। चलें, मैं ये रूल रिमूव कर देता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं आया ये रूल, और इसको हम चेंज कर देते हैं। कि रूल क्या था कि MySQL की पोर्ट है 3306, TCP प्रोटोकॉल है, सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन कोई भी हो, मतलब कोई भी आए तो इस पोर्ट से कनेक्ट हो सके। तो ये MySQL पे हम जरूरी नहीं है, हमें डेटाबेस जो है वो सिर्फ सिस्टम के अंदर से ही वर्डप्रेस को चाहिए, तो वो मुझे नहीं चाहिए बाहर से, वो मैंने डिसेबल कर दी। मैं एक टूल है पोर्ट चेकर, इससे मैं चेक करूं, कंफर्म करना चाहूं तो मैं यहां से देख लेता हूं कि मेरे पास जो है patcherlucky.com उसका पोर्ट 80 ओपन है या नहीं। अच्छा, मैं इसका आईपी दे देता हूं, शायद ये आईपी को ही समझता है। ये नहीं है इसका आईपी, इनफैक्ट ये था आईपी हमारा। मैं ये चेक कर लेता हूँ, ये पोर्ट ओपन है, मैं 3306 कर लेता हूँ, ये क्लोज है, तो वो पहले ओपन थी, अब ये क्लोज हो गई है। मैं वापस आता हूँ, अब हम बनाते हैं एक वर्चुअल मशीन स्किल सेट। मैं होम पे आया, क्रिएट रिसोर्स पे करता हूँ, और यहाँ पे हम कर लेते हैं VMSS। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो ऐसी बने कि वो स्केल अप स्केल डाउन जो है वो ऑटोमेटिकली हो, तो उस तरफ अब हम जा रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। मैं ये वर्चुअल मशीन कर लेता हूँ, वर्चुअल मशीन स्किल सेट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। इसके डिस्क्रिप्शन या ये चीज़ें अच्छा है, आप देख लें इसको कि क्या है। मैं क्रिएट की तरफ जाता हूँ, सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे मैं नई बना लेता हूँ, सब्सक्रिप्शन नहीं, सॉरी, रिसोर्स ग्रुप मैं नया बना रहा हूँ, ताकि वो उस दूसरे जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई थी या पैचर लकी वाला, तो उसके साथ कंफ्यूज ना हो। ये हम अभी शिफ्ट के आखिर में ही इसको वापस डिलीट भी करेंगे। तो VMSS इसका मैं रख देता हूँ, और टेस्ट रख देता हूँ कि मैं इसको फिर डिलीट कर दूँ। और वर्चुअल मशीन स्किल सेट का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ कि CM टेस्ट, कोड मूवमेंट टेस्ट रख लेता हूँ। US सेंट्रल में रख लेता हूँ ताकि मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हों। ये अवेलेबिलिटी जोन का मेरे पास आ गया, मैं अवेलेबिलिटी जोन 3 इसके सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में हो। लेट्स से एक जोन डाउन हो तो दूसरा संभाल ले, दूसरा डाउन हो तो तीसरा संभाल ले। तो अवेलेबिलिटी जोन का इसका आ गया। और मैं अच्छा, मेरे पास ऑप्शन है कि ये हम VM स्किल सेट में बना रहा हूँ, तो वो फ्लेक्सिबल हो या यूनिफॉर्म हो। फ्लेक्सिबल में ये कि डिफरेंट साइजेस में कर सकता हूँ, मैनुअली फिर मैं करूँगा। VM के डिफरेंट साइजेस में रख सकता हूँ, कुछ बड़े VMs होंगे, कुछ छोटे VMs होंगे। मैं यूनिफॉर्म कर लेता हूँ ताकि एक ही साइज के हों वर्चुअल मशीन्स। सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में मेरे पास स्टैंडर्ड पोर्ट्स इसकी ओपन होंगी, वो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास आगे। मैं ये वर्डप्रेस है, उसके बजाय मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसमें विंडोज कर लेता हूँ कोई, ये विंडोज सर्वर में कर रहा हूँ इसमें, और इसमें x86 कर रहा हूँ। ARM बेस्ड जो है विंडोज सपोर्ट नहीं करता। ARM जो है ये हार्डवेयर आर्किटेक्चर है, तो वो सपोर्टेड नहीं है। एजूर स्पॉट डिस्काउंट मैं इनेबल करा देता हूँ। स्पॉट डिस्काउंट मैंने स्टार्ट में, शिफ्ट के स्टार्ट में, सेशन के स्टार्ट में एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एजूर स्पॉट से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस की गई थी। मैंने व्हाट्सएप पे भी वो लिंक शेयर किया हुआ है। स्पॉट इंस्टेंस ये है कि एजूर के पास जो डाटा सेंटर्स में फ्री रिसोर्सेज होते हैं, तो उसको वो स्पॉट इंस्टेंसेस कह रहा है, और वो आपको एक लोअर कॉस्ट पे आप लेट्स से 50% 60% उसमें डिस्काउंट ले रहे हो,
इनके पोर्टल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लिंक है उसमें फर्दर डिटेल्स हैं कि कैसे देख सकते हैं। तो मैं जो ये वर्चुअल मशीन मैं परचेज कर रहा हूँ, ये तो B1 इसके लिए बहुत कम हो जाएगा, मैं कोई सी रिकमेंडेड साइजेस, तो वो मुझे डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएंगे। उसका नुकसान एक ये होता है कि लेट्स से मेरा मैं ये वाला कर लेता हूँ जनरल पर्पस, कि अगर एजूर को चाहिए होगा तो वो फिर वो अपनी मर्जी पे उसको वो रिमूव करा सकते हैं, वो मुझसे वापस ले सकता है। अच्छा, ये इसमें मेरे पास अच्छा स्पॉट इंस्टेंस जो है मेरे पास जो अवेलेबल है, मैं इस पे देख लेता हूँ, इसमें इजीली मेरे पास हो जाएंगी। हम स्पॉट इंस्टेंस करेंगे नहीं, मैं सिर्फ शो करा रहा था। तो वो जो भी इसका रिकमेंडेड साइज है तो वो मैं रख सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास। लेट्स से शायद मैंने डाटा सेंटर जो सेलेक्ट किया हो तो उसमें ऑप्शन ना हो, तो इसलिए वो आ नहीं रही मेरे पास ऑप्शंस। लेकिन ये स्पॉट इंस्टेंस के से आप डिस्काउंटेड, लेट्स से अगर मैं डेवलपमेंट की मशीन बना रहा हूँ तो उसमें मेरे लिए स्पॉट इंस्टेंस जो है वो काम की चीज़ है, मैं कर सकता हूँ। और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं कि वो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोर्स में ये है नहीं, मैं इसको लेट्स से मैं डिसेबल कर लेता हूँ ताकि इस पे टाइम हमारा फर्दर जाए ना। मैं पासवर्ड कर लेता हूँ और पासवर्ड बेस इसका एक्सेस में कर लेता हूँ, बल्कि ये हमने विंडोज़ करना है। मैं विंडोज़ ये 2019 था, मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा, मैं इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि अच्छा, ये वर्चुअल मशीन स्केल सेट है और ये लिनक्स स्पेसिफिक तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि नहीं है जो सेलेक्ट किया मैंने ऑप्शन। अच्छा, ये मेरा वर्डप्रेस ही उठा रहा है और ये स्टैंडर्ड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, सही है। तो मेरा अवेलेबिलिटी जोन हमने तीनों ऑन करने थे। वर्चुअल मशीन का नाम मैं CM टेस्ट रख लेता हूँ और CM टेस्ट रिसोर्स ग्रुप मेरा ऑलरेडी ये बना चुका हूँ मैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मैं तेज कर रहा हूँ तो ज़रूर मुझे रोकें, मैं इसलिए आपसे मैं यूनिफॉर्म कर लेता हूँ, एक जैसे वर्चुअल मशीन्स हूँ। स्पॉट इंस्टेंस मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ अगर अवेलेबल हो। दिस साइज इज नॉट अवेलेबल इन, अच्छा वो कह रहे हैं कि ये साइज जो है जो डाटा सेंटर मैंने सेलेक्ट किया तो उसके मुख्तलिफ जोन्स में अवेलेबल नहीं है। मैं US सेंट्रल में किया है मैंने, मैं कोई और कर लेता हूँ, फ्रांस कर लेता हूँ। फ्रांस में मेरे पास ये अवेलेबल है, सही है। मैं स्पॉट इंस्टेंस मैंने किया या नहीं किया, स्पॉट इंस्टेंस किया है। अच्छा, मैं स्पॉट इंस्टेंस हटा देता हूँ ताकि ये हमारा मसला हल हो। मैं नाम कर लेता हूँ कोड मूवमेंट और पासवर्ड वही हम रखते हैं इसका। अच्छा, पासवर्ड पासवर्ड मैंने रख लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं अब हाइब्रिड बेनिफिट इसका सेलेक्ट कर रहा हूँ, इससे मेरी कॉस्ट जो है मुझे बचेगी। ये यहाँ पे आया है, आ रहा है 297 आ रहा है मुझे पर मंथ, जो कि अच्छी खासी बड़ी कॉस्ट है। मैं इसको ये हाइब्रिड बेनिफिट कर लेता हूँ और मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तो मुझे ये इसकी कॉस्ट रकम हो जाएगी। अच्छा, ये देखें 163 हो गई मेरी कॉस्ट। अच्छा, मैं नेक्स्ट चाहता हूँ स्पॉट इंस्टेंस, अगर मैंने सेलेक्ट किया होता तो उसके फिर फीचर्स हैं मेरे पास वो आ जाएंगे। मैंने नहीं सेलेक्ट किया हुआ, हम डिस्क में जाते हैं, डिस्क को फिलहाल हम नहीं कर रहे। नेटवर्किंग में डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्किंग है वही वो यूज़ करें।
अच्छा, लोड बैलेंसर लगा दो इसके साथ। मैं नेक्स्ट स्केलिंग में जाता हूँ। स्केलिंग मिनिमम 2 से स्टार्ट हो रहा है, मैं मैनुअल कर रहा हूँ। कस्टम या कि मिनिमम जो है इससे स्टार्ट होके स्केल आउट, अगर थ्रेशोल्ड सीपीयू बढ़े तो आप इसको इंक्रीज 10 मिनट तक वेट करो और फिर एक उसमें इजाफी ऐड कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन है। मैं फिलहाल मैनुअली कर लेता हूँ ताकि मैनुअली उसको हम बढ़ा सकें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि लोड हम उस पर डाल सकें। मैं हेल्थ कर लेता हूँ एडवांस में, और टैग्स हैं और बाकी चीज़ें हैं। मैं सही है। मैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज मिसिंग और नॉट वैलिड, सो नेटवर्किंग में उसको कोई चीज़ थी वो सही नहीं लगी। वो क्या है? अच्छा, सेलेक्ट अ लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर मुझे बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं कोई लोड बैलेंसर बना लेता हूँ। लेट्स से मैं CM बेस्ट एक लोड बैलेंसर पब्लिक हो और डिफ़ॉल्ट चीज़ें ही मैं कर रहा हूँ इसमें, क्रिएट कर दो। मैं बाकी लोड बैलेंसर को इतना मैं नहीं कर रहा। अच्छा, क्रिएट एंड रिव्यू की तरफ मैं दोबारा चला जाता हूँ। तो अगर मेरी चीज़ें सही हैं, सेलेक्टेड ऑप्शंस, तो मैं ये वैलिडेट कर देगा। वैलिडेशन पास हो गई, मैं क्रिएट करता हूँ। अब ये मेरे VM स्किल सेट मेरे लिए बना रहा है। अच्छा, ये डिप्लॉय कर रहा है वर्चुअल मशीन्स, एटलीस्ट 2 डिप्लॉय कर देगा। और ये डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। लोड बैलेंसर बनाया, वर्चुअल मशीन वर्चुअल नेटवर्क बनाया, IP एड्रेसेस मल्टीपल हैं या एक है, जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप किया है इसने, और वर्चुअल मशीन स्किल सेट, और डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है इसमें? देखें, मेरे पास क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मैं स्केल अप स्केल डाउन कर सकूंगा। मैं ज़्यादा हाई अवेलेबिलिटी में अचीव कर सकूंगा। मेरी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज उसको एलोकेट होंगे। मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि ट्रैफिक आई है तो रात को मैं सो रहा हूँ और वो मेरा सर्वर डाउन हो गया। तो मल्टीपल इसके ऑप्शंस हैं। लेट्स से मेरा एक सर्वर किसी भी वजह से करप्ट हो गया, कोई उसका फाइल सिस्टम का कोई मसला हो गया, उसके कोई एजूर की तरफ से अपडेट्स थी वो हो रही हैं, तो अवेलेबिलिटी सेट्स, अवेलेबिलिटी जोन जो है मेरे, वो ऑटोमेटिकली वो संभाल लेंगे। मल्टीपल जोन्स में इसके वर्चुअल मशीन्स बने होंगे और वो चीज़ें कवर हो सकेंगी। तो मुझे जो है बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं, बजाय ये कि मैं एक सिंगल वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। अब मैं जाऊँ, अगर इस इंस्टेंसेस में देखें तो यहाँ पे मेरे पास 2 बने हुए हैं, और ये ऑटोमेटिकली जो है वो एजूर इसको हैंडल कर रहा है। मैं स्केलिंग में इसकी जाऊँ, मैं करता हूँ कि 2 नहीं, मेरा शायद थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो, मैं ये ज़्यादा मैंने करना है इसको, तो मैं 4 कर देता हूँ इसको। मैं सेव करता हूँ तो उसी टाइम जो है मेरे इंस्टेंसेस जो हैं वो 2 से 4 होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, वो मुझे कह रहा है कि यार ऑपरेशन could not be completed as it results in exceeding approval total region course quota। मेरा रीजन में जो कोर्स का कोटा होता है वो इतना नहीं है, उसके लिए मुझे अलग से कोटा है। मेरे ख्याल में आगे सेशंस में हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, तो वो कोटा बढ़ाना पड़ेगा। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि कोटा में अगर लिमिट हो, मेरे पास एक वर्चुअल मशीन इजाफी मैं कर सकूँ, तो मैं एक कर लेता हूँ इजाफी, इसमें 2 के बजाय मैं 3 कर लेता हूँ। मैं सेव करता हूँ, देखते हैं अगर ये हुआ तो। नहीं, अच्छा, मैं इस को ये कर लेता हूँ कि स्केलिंग इसकी मैं
मैं इसका साइज देखता हूँ कि साइज में मेरे पास अगर ऑप्शन है तो इसमें मेरे पास सेलेक्टेड जो है वो DS4V3 वर्जन 3 का, मैं वर्जन 2 का ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ तो और रीसाइज कर लेता हूँ इसको, तो उससे मेरे पास ज़रा DS4V3 तो उसमें प्रोसेसर भी ज़्यादा है, इसमें कम हो जाएंगे मेरे पास, तो मेरे पास ज़रा ऑप्शन हो जाएगा फिर। तो ये सिंपल क्लिक से सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं और चीज़ें मेरी हो रही हैं। अच्छा, आपको किसका फ़ायदा ज़्यादा लग रहा है कि कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वर्चुअल मशीन या वर्चुअल मशीन स्किल सेट? इससे बेहतर कोई ऑप्शन हो सकता है आपके ख्याल में? मैं सर 3 अभी कर तक तो लेता हूँ। स्केल सेट ज्यादा बेहतर है। हम्म। अच्छा, स्केल सेट की बुराइयां जो हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर बेस्ट है देखें चीजें, मैं यहाँ पे देखता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, 2 से 3 हो गए, वो क्रिएट कर रहा है उसको। और क्या चाहिए आपको? वर्चुअल मशीन्स ऐसे बन रही हैं, क्लिक से बन रही हैं, चीजें आपकी डिप्लॉय हो रही हैं। ये कॉस्टिंग के ऑटोमेटेड ऊपर होता क्या तो इम्पैक्ट आएगा जो ये बढ़ता रहेगा एकदम? ऑटोमेटेड होता, सॉरी, इसकी कॉस्टिंग जो होगी इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा जब ये ऑटोमेटिक क्रिएट होते रहेंगे? कॉस्टिंग पे, बिल्कुल कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट आएगा ऑटोमेटिक। उसमें लेट्स से मैं एज़्योर स्पॉट इंस्टेंसेस कर लेता हूँ तो मेरे लिए जरा कॉस्ट जो है वो जरा बच जाएगी। लेकिन और क्या क्या चीजें हैं, कुछ कुछ जहन में है मेरे? देखें, मैं बताऊं आपको, वर्चुअल मशीन है मेरे पास, इंस्टेंसेस मल्टीपल है मेरे पास ऑप्शन है कि वही नेटवर्किंग में फायरवॉल शायरवॉल लगा सकूं। स्केलिंग की मेरे पास ऑप्शन है, स्केल अप स्केल डाउन मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ। इससे ज्यादा और क्या बेस्ट हो सकता है? देखिए चीजें, डिस्क है, मैं उसके साथ वो अटैच कर सकता हूँ, मैं साइज ऊपर नीचे कर सकता हूँ वर्चुअल मशीन का जो स्केल सेट में है। सारे के सारे वर्चुअल मशीन मैं श्रिंक कर सकता हूँ, सारे के सारे वर्चुअल मशीन मैं स्केल अप कर सकता हूँ। तो स्केल अप, स्केल डाउन, स्केल आउट और स्केल इन, ये सारी चीजें मेरे इसमें हो रही हैं। स्केल अप और डाउन, स्केल इन और आउट। स्केल अप डाउन जो है वो उस वीएम का साइज है, वीएम का साइज जो हमने किया कि DSV 4 से हमने DS1V2 पे हमने उसको चेंज किया, तो साइज हमने उसका कम किया, तो उसको हम कहेंगे कि स्केल डाउन हमने किया उसको। अब स्केल इन या स्केल आउट हम वो करेंगे जब हमने वीएम को 2 वीएम से हमने जब 3 वीएम किया तो ये स्केल आउट हमने किया। और जब वीएम साइज का हमने वी लेट्स से 4 से B1 पे किया तो वो स्केल अप में आया। स्केल अप और आउट हमने ये 2 चीजें की हैं। अब हम स्केल इन भी कर सकते हैं, स्केल डाउन वो भी कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि इसमें लिमिटेशन क्या हो सकती है? देखिए इसमें हर चीज अवेलेबल है, मल्टीपल जोन्स हैं, कुछ एक जोन में है, कुछ दूसरे जोन में है, कहीं पे कोई एक ये लेट्स से कोई रैक डाउन होता है तो मेरा ऑटोमेटिकली दूसरा मैंने अगर ये वीएम स्किल सेट सेलेक्ट किया हुआ है तो वो वीएम अगर अप नहीं होना दोबारा तो ऑटोमेटिकली मेरा दूसरा वर्चुअल मशीन बन जाएगा। 3 वर्चुअल मशीन जो है हर टाइम मेरा ये एज़्योर मेरे लिए रखेगा, मिनिमम 3 इंस्टेंसेस वो रखेगा मेरे लिए, चाहे जो भी हो जाए। एक वीएम जो है लेट्स से कोई उसको मसला हो गया, वो ऑटोमेटिकली दूसरा स्पिन अप करके नया मेरे लिए बना देगा। मैं इसमें लेट्स से एक जोन मेरा डाउन हो गया तो 2 जो जोन है उसमें मेरा जो है वो चीजें में चल रही हैं, मेरा लोड जो है बैलेंस हो रहा है, लोड बैलेंसर लगा हुआ है। एक डाउन हो गया तो उसकी तरफ वो ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटिकली स्टैंड करना बंद कर देगा। इससे ज्यादा कोई चीज मुझे चाहिए? कोई आपके जहन में है कोई और कोई चीज फैसिलिटी हम इसमें ऐड करना चाहें जो कि हमें चाहिए हो, जो हम सोच सकें?
लेट्स से क्लाइंट कहे कि यार ऑटोमेटिक मेरी ये वेबसाइट कभी भी डाउन ना हो, तो हम उसको ये दें तो सब बेस्ट हो गया, डन हो गया, कोई मसला तो नहीं है। ऑटोमेटिक कर सकते हैं कि इसको जब लोड हो तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो करे। अब लोड का कोई अंदाजा ना हो हमें कि किस वक्त अच्छा, वो स्केलिंग कौन सी चीज स्केलिंग है, हमें हम इसकी ऑटोमेटिक कर लेते हैं, ये कस्टम स्केल कर लेते हैं। और क्लाइंट ने कहा कि यार मेरी ऑटोमेटिक हो और चीज़ें स्केल जो है मेरी प्रेडिक्टिव जो है मेरी इनेबल्ड हो, और लेट्स से जो भी इसके हैं वो मैंने ऑटोमेटिक कर ली। स्केल कंडीशन मैंने ऐड कर दिया कि अच्छा, स्केल कंडीशन मैं कर रहा हूँ कि ऑटो स्केल क्रिएटेड डिफॉल्ट स्केल ऑप्शन, और मैं इसमें करूँ स्केल बेस्ड ऑन मेट्रिक। मेट्रिक में इंस्टेंसेस लिमिट 3 है, मैक्सिमम डिफॉल्ट। अच्छा, इसमें बेस्ड ऑन मेट्रिक कर दूँ मैं, और यहाँ पे शेड्यूल है। अच्छा, स्पेसिफिक डेज इसमें अप हो और डाउन हो। मैं ऐड रूल करता हूँ इसमें, और मैं ये बेस्ड ऑन कर लेता हूँ क्राइटेरिया, मैं इसको दे देता हूँ पर सीपीयू परसेंटेज पे। तो सीपीयू परसेंटेज मेरी लेट्स से इज इक्वल टू ऑन ऑल जो है सब की, अगर जो है एक टाइम पे सीपीयू जो है इनका हो जाता है लेट्स से 90%, एवरेज इसका हो जाता है मेरे पास अच्छा ये है ग्रेटर देन 90% हो, सारे के सारे अगर फंस जाएं तो फिर 10 मिनट तक इंतजार करो, और फिर इंस्टेंस काउंट्स में 2 ऐड कर दो। तो ये क्या करेगा, लेट्स से मेरा सीपीयू लोड जो है वो 90% से ज्यादा हो रहा है, मैंने इंस्टेंसेस सारे ऊपर सेलेक्ट किए हुए थे, मैं ज्यादा डिटेल में फर्दर चीजों को मैं नहीं कर रहा, लेकिन सिंपल मेरी सारे वर्चुअल मशीन्स 90% से सबका अगर सीपीयू जाए ऊपर, 10 मिनट तक वेट करो कि यार शायद कंट्रोल हो जाए, नहीं होता तो 2 इंस्टेंसेस और लगा दो। मैं ये रूल मैंने ऐड कर दिया। क्लाइंट को मैंने कहा और बताएं आपका और क्या मसला हो सकता है, आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके जहन में क्या ऑप्शन हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाए, ऑटोमेटिकली जो है वो नया कर देगा। अगर कोई एजूर में कोई पावर आउटेज होता है वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। एक जोन अगर मेरा किस तरीके से डाउन होता है दूसरे जोन में बन जाएगा। लेट्स से एक एप्लीकेशन जो है वो कोई अपडेट करते हुए एक खराब हो गई, दूसरी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो और क्या मैं ऐड करूं इसमें फीचर, कोई जहन में है कुछ? अच्छा, अब ये तो अच्छा, हमने स्केल आउट कर लिया है, इससे जी हमारी सर, कॉस्ट बढ़ गई। तो हम इसको बिल्कुल स्केल इन भी कर दें कि जिस वक्त हमारा ये लोड कम हो जाए तो ये फिर इंस्टेंसेस वापस जो है वो जो मिनिमम हमने सेटअप किया हुआ है उस पे चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे ही वो लोड कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको डाउनग्रेड भी करना, उसके ऑप्शंस हैं, वो रूल्स जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं और उस लिहाज से किया जा सकता है। ऑटो क्रिएटेड कंडीशंस हैं, और बाकी ये स्केल के फर्दर कंडीशंस हैं। मैंने बहुत बड़ा किया हुआ है इसको जरा। अच्छा, बेस्ड ऑन मेट्रिक ऐड रूल, लेट्स से वैल्यू जो है सीपीयू परसेंटेज जो है वो देखता हूं मैं 50% पे वापस आ जाती है, तो डिक्रीज काउंट बाय कूल डाउन बाय 1, तो वो कम करता जाएगा उस लिहाज से। तो मुख्तलिफ रूल्स में लगा सकता हूँ। सही। अच्छा, मैं वापस से जो प्रेजेंटेशन है उसको आखिर में देख लेता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक वर्चुअल मशीन लिनक्स का बनाया, उसमें हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट लाइव की और डीएनएस उसके साथ कनेक्ट करके किया।
दूसरा हमने वर्चुअल मशीन स्केल सेट जो है वो बनाए विंडोज़ की, उसका अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबिलिटी सेट हमने चेक किया। फिर स्पॉट इंस्टेंस को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। हाइब्रिड बेनिफिट को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। मैं और फर्दर डिटेल इसकी बयान करना वहाँ पे भूल गया। हाइब्रिड बेनिफिट से ये है कि वो चेक बॉक्स जो मैंने इनेबल किया तो उसमें मैं एज्योर को बता रहा हूँ कि मेरे पास एज्योर के लाइसेंसेस हैं और तुम यहाँ पे जो एज्योर के लाइसेंसेस हैं, विंडोज का लाइसेंस, उसका मुझसे कॉस्ट ना करो। सिर्फ वो चेक बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया और मेरी कॉस्ट जो है उसमें लाइसेंस की कॉस्ट उससे हट गई। तो ये सारे जो वर्चुअल मशीन बन रहे हैं उसकी कॉस्ट में लेट्स से $20-30 मुझे जो एज्योर के जो लाइसेंस की कॉस्ट है विंडोज की, वो मुझे बचत हो रही है हाइब्रिड बेनिफिट में। तो ये चंद चीजें हमने आज लैब में टेस्ट की और चेक की। कल हम फर्दर देखते हैं नेक्स्ट ये टॉपिक को। एक क्वेश्चन था जी कि सर। क्या ये लाइसेंसेस को वेरीफाई करते हैं लेटर ऑन? जस्ट नहीं आपने अगर जस्ट एक टिक मार्क वो चेक बॉक्स को चेक कर दिया है और अब आपके पास चाहे लाइसेंस है या नहीं है, आपने चेक कर दिया ताकि आपको कॉस्ट बेनिफिट हो, तो लेटर ऑन कहीं वेरिफिकेशन होती है इसकी? अच्छा, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में सर ये लिखा गया है कि ये हाइब्रिड बेनिफिट जो है वो 6 मंथ तक जो है वो आपका होता है। उसके बाद फर्दर डिटेल्स में नहीं लिखी गई उसमें कि फर्दर, और ये इसलिए उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें लिखा है कि आप जो ऑन प्रेमिसेस हैं या किसी और जगह पे आपका कोई सर्वर है तो वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकें। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल यूज में हमने देखा है तो हाइब्रिड बेनिफिट हम इनेबल कर देते हैं और हमसे ना पूछा जाता है कि आपके पास विंडोज का लाइसेंस की कोई ऐड करो, ना वो एक्सपायर होता है। तो इस तरह का कोई चीज जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसमें नहीं हमने चेक की कि कोई मसला होता है। तो वो आपका सालों साल वो वही आपका जो विंडोज का लाइसेंस है वो चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई वो नहीं है कि आप अपना लाइसेंस की उसमें फिर ऐड करें, बस सिर्फ ये चेक बॉक्स इनेबल कर दें और आपकी लाइसेंस जो है वो चलता रहेगा। लिनक्स ऑलरेडी फ्री है और विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये हाइब्रिड बेनिफिट अवेलेबल है एश्योर में। ये और किसी में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी दूसरी क्लाउड प्रोवाइडर के पास आपको हाइब्रिड बेनिफिट नहीं मिलेगी। एनी फर्दर क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो तो जरूर मोस्ट वेलकम मुझे बता दें, हम कर लेते हैं। और आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और किसी को लोकल कोई सेटअप किया, किसी ने एज्योर कोई डिफिकल्टी हो कुछ किसी बात में, तो हम देख सकते हैं उसको। अभी देखना हो तो अभी देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें, अगर मुझे समझ आती हो तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ और हम अपना सेशन रोक लेते हैं।